तो प्रिय विद्यार्थियों आज हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इससे जब पीछे चलते हैं थोड़ा सा तो बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के अंदर लागू किया गया था। कब? 1773 के अंदर ब्रिटिश संसद के अंदर इसको पारित किया गया था, लेकिन सन 1774 के अंदर इसको भारत के अंदर लागू कर दिया गया था, यानी रेगुलेटिंग। इसके तहत कंपनी जब ब्रिटिश सरकार से लोन मांगा तब ब्रिटिश सरकार ने वहाँ की संसद ने ये बात यानी 2 विधेयक पारित किए। उस विधेयक के अंतर्गत उन्होंने ये कहा था भी हम 2 जो समितियां बनाई है, सीक्रेट समिति तथा सिलेक्ट समिति, उन दोनों समितियों ने अपने 2 अध्यादेश पारित किए या 2 विधेयक पारित किए। उस 2 विधेयकों के अंतर्गत ये बात कही गई भी ब्रिटिश कंपनी ने जो 10 लाख पौंड का जो ऋण मांगा है उसके एवज में जो ब्रिटिश कंपनी है यानी जो ब्रिटिश सरकार है वो उनको 14 लाख पौंड का शेयर देगी, 14 लाख पौंड का शेयर देगी। लेकिन इस एवज के बदले में जो भारत के अंदर ब्रिटिश कंपनी का जो नियंत्रण है वो और जो ब्रिटिश कंपनी को नियमित करने का कार्य किसके हाथ में रहेगा? ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगा। तो ये बात जब 1774 के अंदर जब इस एक्ट को लागू कर दिया जाता है तो इससे 1774 से लेकर 1783 तक ये चलता रहा। कितने? यानी 1774 से लेकर 1783 तक ये एक्ट भारत के अंदर चलता रहा। लेकिन फिर भी इस एक्ट के अंतर्गत अनेक कमियां सामने आई। क्या आई? अनेक कमियां सामने आई। कमियां क्यों आई? क्योंकि यहाँ जो ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश कंपनी पर अपना नियंत्रण तो इन्होंने रख लिया था, लेकिन कुछ ऐसी कमियां थी जिनके अंदर उन्होंने यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंतर्गत ये रखा था भी जो बंबई और मद्रास के गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। लेकिन कहने को तो वो अधीन थे, लेकिन इस बंबई तथा मद्रास के अंदर जो गवर्नर थे वो गवर्नर अपनी मनमानी करने लगे थे तथा मनमानी के अंतर्गत खुद को अनेक युद्धों में झोंकने लग गए थे। जिस तरह मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, अनावश्यक रूप से ही युद्ध करने लग गए थे। इस कारण फिर ये ब्रिटिश कंपनी जब घाटे में जाने लगी, फिर इन जो बीच का ये जो समय था, इन्हीं समय को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने फिर भारत के अंदर एक और अधिनियम पारित करने का मन बनाया या विचार बनाया। तो उसी के अंतर्गत जब ये सब चीजें ब्रिटिश कंपनी को फिर घाटे में लेके जा रही थी, तब भारत के अंदर एक वहां के जो प्रधानमंत्री थे पीएम पिट, यानी इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे पीएम पिट, इन्होंने सन 1784 के अंदर सन 1784 के अंदर भारत के ऊपर एक और यानी जो अधिनियम पारित किया, उसी को हम क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। इसी को क्या कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इस एक्ट यानी जब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें भारत के अंदर 1784 के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन इस सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत पूर्ण रूप से ये नहीं बताया गया था भी जो भारत के अंदर न्याय करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया यानी जो न्यायाधीश रखा गया वो करेगा या बंगाल का गवर्नर जनरल करेगा। तो इन्हीं कमियों को दूर करते हुए यानी जब 1784 के अंदर यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भारत के ऊपर एक और अधिनियम लागू किया। उसी अधिनियम को प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। एक्ट के अंतर्गत जो न्याय का कार्य था, न्याय का कार्य वो तो अब किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया था। न्याय का जो कार्य था वो किसको दे दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया था। किंतु जो प्रशासन संबंधी अभी भी जो दोष आ रहे थे, यानी जो प्रशासन संबंधी अभी भी जो दोष आ रहे थे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत, उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए यानी जो दोष आ रहे थे, क्योंकि इतना यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद में भी जो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके जो संचालक करता थे वो अपने मनमाने तौर तरीके से ही अपना कार्य कर रहे थे। उसी दोषों को दूर करते हुए ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उस समय सन 1784 में पिट्स, उन्होंने इन्हीं दोषों को दूर करते हुए एक और एक्ट लागू किया। उसी एक्ट को क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। ये विद्यार्थियों पहली विशेषता क्या रखी गई क्या पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत? तो इन्होंने क्या कंपनी के शासन पर, पहली विशेषता क्या है? कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया।
जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत पढ़ रहे थे तब उसके अंतर्गत एक 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया था तथा भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई 1774 के अंदर, उसके अंतर्गत भी 4 सदस्य रखे गए थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश जो उनकी सहायता करने के लिए। लेकिन उसमें सर्वप्रथम जो पहला सुधार इसी में किया गया तो क्या था भी, कंपनी पर जो शासन, कंपनी जब भारत के अंदर शासन चला रही थी उसके ऊपर यानी ऊपरी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रखने के लिए एक 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया, यानी एक 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी बनाई गई जिसे क्या कहा गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों की जो कमेटी है, ये जो भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संचालन हो रहा है उस संचालन को देखेगी तथा उसी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखेगी। इसी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। किस अधिनियम के अंतर्गत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। फिर प्रिय विद्यार्थियों, जो विशेषता नंबर 2 क्या है, इस बोर्ड में विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री, यानी जो 6 सदस्य थे उन 6 सदस्यों में से एक कौन होगा, विदेश मंत्री। यानी जो एक विदेश मंत्री वो होता है जो एक देश से दूसरे देश के साथ में, यानी जो चाहे आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र से, यानी जो वार्तालाप चर्चा करे। एक तो उसकी स्थापना की गई किसकी, विदेश मंत्री। दूसरा कौन सा पद रखा गया, वित्त मंत्री। यानी अब इस एक्ट के अंतर्गत हम जो 6 सदस्यों की हम एक कमेटी बना रहे हैं उसमें एक तो विदेश मंत्री होगा तथा एक क्या होगा, वित्त मंत्री, जो हमको प्रति जो यानी आय है या जो राजस्व वसूला जाएगा उस राजस्व वसूलने के पीछे जितना धन जमा होगा कंपनी के अंतर्गत उसमें से क्यों कौन सा धन कहाँ खर्च किया गया उस सब की जानकारी कौन देगा, वित्त मंत्री। तथा इन सब के यानी 2 पद कौन से हो गए, एक विदेश मंत्री का और दूसरा वित्त मंत्री का। इनके अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी रखे गए, 4 अन्य सदस्य भी रखे गए जो इन दोनों की सहायता करेंगे, किसकी, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो धारा नंबर पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तथा 4 जो अन्य सदस्य थे उनका भी निर्धारण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो विशेषता नंबर 3 क्या है, इन सदस्यों की नियुक्ति, यानी जो ये 6 सदस्य हैं इन सदस्यों की नियुक्ति व पद मुक्ति का अधिकार इंग्लैंड के सम्राट को दिया गया। अब देखो, जब भारत के अंदर 6 सदस्यों की एक कमेटी भेजी गई है, इस कमेटी के अंदर जितने भी जो 6 के 6 सदस्य हैं उनको एक तो पद पर लाना या उसको अच्छी तरह कार्य न करने पर पद से हटाना। यानी यहाँ न तो यहाँ का बंगाल का गवर्नर जनरल उनको हटा सकता, न मुंबई मद्रास का गवर्नर हटा सकता, न सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं हटा सकता। सिर्फ इनकी पद मुक्ति यानी इनको पद पे लेके आना तथा इसे पद यानी इनको पद से यानी अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर ब्रिटिश सरकार है उनको लगा है भी हमने जो 6 सदस्य की एक कमेटी भेजी है वो अपना संचालन अच्छी तरह नहीं कर रही है, तो उनको कैसे पद से हटाना है तथा उनकी जगह कैसे नए व्यक्तियों को लाना है, ये कार्य किसको दिया गया, इंग्लैंड के सम्राट को। अगर वो अपनी जो उनको जो जिस चीज का भार दिया गया, अगर उस भार को वो अच्छी तरह से वहन नहीं कर रहे हैं, अगर बीच में मनमानी कर रहे हैं, तो उन सदस्यों को हटा कौन सकता है, ब्रिटिश यानी जो इंग्लैंड की सरकार का जो सम्राट है वो उसको हटा सकता है, न कि यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल या न सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत तीसरी विशेषता ये थी। चौथी क्या है, सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से वहन किया जाएगा। अब जो यहाँ 6 जो सदस्य भेजे गए हैं पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत, उन 6 सदस्यों का जो वेतन और भत्ते यानी यहाँ का रहने का जितना भी खर्च है वो किससे वसूल किया जाएगा, भारतीय राजस्व से वसूल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि इनको जब लॉर्ड क्लाइव भारत के अंदर यानी बंगाल का गवर्नर बनकर आता है, उसी समय उन्होंने सन 1765 के अंदर इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो की थी शाह आलम द्वितीय से, उसी संधि के तहत उनको बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी मिल गई थी, यानी जो राजस्व वसूलने का जो कार्य था वो उनको उसी समय मिल गया था। तब ब्रिटिश जो सरकार है इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये बात रखी भी हम 6 सदस्य की जो टीम भेज रहे हैं उन 6 सदस्यों में एक वित्त मंत्री होगा और एक विदेश मंत्री होगा। उन सब की सहायता, उन 2 की सहायता के लिए 4 अन्य मंत्री होंगे। इन मंत्रियों को जो
पद दिया जाएगा, पद पर नियुक्त किया जाएगा या पद से उनको मुक्त कर दिया जाएगा, ये कार्य कौन करेगा? ब्रिटिश का सम्राट करेगा। तथा इन सब जो विदेश मंत्री, वित्त मंत्री तथा जो 4 अन्य सदस्य है, इनका वेतन भत्ता किससे दिया जाएगा? भारत के अंदर जो राजस्व वसूला जाता है उसी राजस्व के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, विशेषता नंबर 3 क्या थी? विशेषता नंबर 4 का सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से वहन किया जाएगा। तो जो धारा नंबर 5 है वो क्या है? संचालन मंडल। यानी पहले जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था उसमें ये कहा गया था भी एक संचालन मंडल होगा जो भारत के अंदर ब्रिटिश कंपनी जो आई है उसका व्यापार करने के लिए आई है उसका संचालन करेगा, लेकिन उसको नियमित और अधिनियमित तौर पर किसके अधीन होगी? वो ब्रिटिश सरकार के अधीन होगी। लेकिन इसके जो पिट्स इंडिया एक्ट आया इसके अंतर्गत क्या कहा गया? जो संचालन मंडल है जिसको क्या कहा जाता? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। यानी जो संचालन मंडल, यानी यहाँ कंपनी का संचालन करने वाले जितने भी व्यक्ति है, जितने भी एक समूह बनाया गया है उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, यानी जो संचालन करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य किया गया। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके अंतर्गत उन्होंने संचालन मंडल ने अपनी फिर मनमानी की। कई युद्धों के अंदर ब्रिटिश कंपनी यानी जो यहाँ के संचालन करता थे उन्होंने मनमाने ढंग से युद्धों में भाग लिया, इस कारण ब्रिटिश कंपनी फिर घाटे में गई। लेकिन जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो यहाँ का संचालन मंडल था, डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनको बाधित कर दिया गया। किन की आज्ञाओं को मानने के लिए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की आज्ञाओं को मानने के लिए बाधित कर दिया गया भी आपको इनकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो विशेषता नंबर 5 थी, ये छठी विशेषता कौन सी है? इस एक्ट द्वारा 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति बनाई गई। यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसके अंतर्गत एक 3 सदस्यों की ब्रिटिश सरकार ने अन्य क्या बनाई? एक गुप्त समिति बनाई। और इस गुप्त समिति के अंतर्गत, ताकि ये जो गुप्त समिति है ये अपनी रिपोर्ट किसको भेज सके? गुप्त तौर तरीके से ब्रिटिश सरकार को भेज सके भी यहाँ का जो संचालन है वो अच्छी तरह चल रहा है या नहीं चल रहा है। इन 3 सदस्यों के अलावा किसी अन्य सदस्य को ये पता नहीं होना चाहिए भी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के अंदर एक गुप्त समिति भी बनाई गई। इंडिया एक्ट जो 1784 के अंतर्गत भारत में आया उसमें जो जिसकी धारा नंबर 7 में क्या कहा गया था भी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, यानी जो गवर्नर जनरल की एक जो कमेटी है सदस्यों की, उस सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी? 4 थी। अब उन 4 सदस्यों को घटाकर उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। भी इन 4 सदस्यों की जो संख्या थी प्लस गवर्नर जनरल को मिलाकर के यानी 5 होते हैं। उन 5 में से अगर 3 एक साइड में वोट करेंगे तो वहां गवर्नर जनरल का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रह सकता। इस कारण जो काउंसिल यानी जो गवर्नर जनरल की जो कमेटी थी उसमें जो 4 सदस्य थे, उन 4 सदस्यों में से इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई तथा उन्हीं 3 के अंतर्गत फिर एक बाध्यता और रखी गई भी उसमें भी एक प्रधान क्या होगा? सेनापति होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिट्स इंडिया एक्ट की धारा नंबर 7। अब चलते हैं अगली धारा की ओर। अगली धारा में क्या कहा गया है? मुंबई तथा मद्रास सरकार को पूर्ण रूप से बंगाल की सरकार के अधीन किया गया। अब देखो, पहले जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा उसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी भी जो मद्रास और जो बंबई है उसका जो गवर्नर होगा वो बंगाल के गवर्नर के अधीन रहेगा। यानी वहाँ की जो सरकार है वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन रहेगी। लेकिन इन लोगों ने उनका यानी जो अध्यादेश पारित किया गया था उसकी खिलियां उड़ाई तथा अपने मनमाने ढंग से वहां कार्य किया गया। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया उसके अंतर्गत इनको पूर्ण रूप से क्या कहा गया भी बंबई और मद्रास की जो सरकार है अब वो पूर्ण रूप से किसके अधीन रहेगी? बंगाल सरकार के अधीन। अगर बंगाल सरकार की अधीन नहीं रहेगी और उन्होंने अपनी मनमानी की तो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ यानी जो कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके तहत इंग्लैंड के अंदर उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 7 नंबर हमारी 8 नंबर जो विशेषता थी वो क्या है भी मुंबई तथा मद्रास की सरकार को पूर्ण रूप से यानी पूरी की पूरी तरह किसके अंडर में कर दिया गया था? बंगाल की सरकार के अंडर में कर दिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो यानी जो
धाराएं थी या विशेषताएं थी, उसका 9 नंबर पॉइंट क्या है, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल। यानी जो एक तो जो गवर्नर जनरल है यहाँ का वहां वो, और उसकी जो काउंसिल है, उसकी कमेटी के जो सदस्य हैं, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना युद्ध या संधि नहीं कर सकेगी। इंडिया एक्ट 1784 है, उसमें क्या कहा भी गवर्नर जनरल तथा उसकी जो काउंसिल है, यानी उसकी जो कमेटी के सदस्य हैं, अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, यानी जो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की अनुमति के बिना, यानी अगर आपको युद्ध में जाना है, अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य थे जो पीछे हमने पढ़े, जिनमें विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को रखा गया, अगर वो आपको आज्ञा देते हैं, वो जो 6 सदस्य अगर वो आपको आज्ञा देते हैं तो आप युद्ध या संधि कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनके विरुद्ध युद्ध या संधि की तो आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन जो 9वां पॉइंट है, उसमें जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसको अगर युद्ध या किसी के साथ संधि करनी है तो उससे पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो धारा नंबर 10 क्या है, ईस्ट इंडिया एक्ट आया, उसमें यह स्पष्ट कहा गया था भी इंग्लैंड में एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। यानी इस एक्ट के अंतर्गत इंग्लैंड के अंदर एक न्यायालय की स्थापना की गई है, जो भारत में, आगे क्या कहा गया, जो भारत में ब्रिटिश कंपनी के अपराधों की सुनवाई करेगा। यानी इसके जो 10वीं जो धारा है, इसमें क्या कहा गया है भी अब इंग्लैंड के अंदर इस अधिनियम के अंतर्गत इंग्लैंड के अंदर एक न्यायालय की स्थापना की गई है। उस न्यायालय की स्थापना में की गई है, क्यों की गई है, क्योंकि अगर ब्रिटिश कंपनी भारत के अंदर अगर अपराध कर रही है, लोगों से मनमाने ढंग से वसूल, यानी जो लगान है वो वसूल किया जा रहा है, अकाल व सूखे के समय भी जो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो इनको दीवानी मिली है, वहां अगर अनावश्यक रूप से ये धन का वहन कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध अगर कोई मुकदमा चलाया जा रहा है, अगर उस मुकदमे की सुनवाई कहाँ की जाएगी, यानी उस कंपनी ने जो अपराध किए उसकी सुनवाई कहाँ की जाएगी, इंग्लैंड के अंदर जो विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है उसके अंतर्गत। अगला जो हमारा टॉपिक वो क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट के गुण, यानी क्या क्या जब भारत के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट, पिट जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उनके द्वारा जब भारत के अंदर लागू किया गया था तो उसके गुण कौन कौन से थे और लाभ कौन कौन से हुए थे। तो पहला, प्रिय विद्यार्थियों, लाभ नंबर 1 क्या है, इस एक्ट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को काफी मात्रा तक कम किया गया, क्योंकि जो बीच का जो 1773 से जो 1773 से लेकर जो 84 के बीच का समय था, उसमें कंपनी के जो संचालक थे उन संचालकों द्वारा किस तरह यहाँ जो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तथा भारत का जो अन्य साम्राज्य अब उनको राजनीतिक तौर तरीके पर भी उनके हाथों में आ गया था, उनमें उन्होंने कैसे कैसे हस्तक्षेप किए, कैसे लोगों से मनमाने तरीके से लगान वसूल किया, उन सब चीज़ों की जो कमियां रह गई थी उन कमियों के लिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया और उसके अंतर्गत उसको कानूनी तौर तरीके से भारत के अंदर लागू किया गया था। भी भारत की सरकार को, भारत की जो जनता है उस जनता को आप बिल्कुल, यानी जो लगान नहीं दे रहे हैं, अगर लगान दे रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या थे, लेकिन उसको दबाव में डाला नहीं जाएगा। दूसरा लाभ क्या है, एक्ट द्वारा बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों को पूर्णतया गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। एक्ट के अंतर्गत उसमें क्या बात रखी गई थी भी अब जो बंबई और जो मद्रास के गवर्नर हैं या वहां की जो सरकार है अब पूर्ण रूप से किसके अंडर में रहेगी, गवर्नर जनरल के अंडर में रहेगी या उसके अधीन रहेगी। तो दूसरा लाभ ये हुआ। लाभ नंबर 3 क्या है, गवर्नर जनरल की स्थिति को मजबूत किया गया था। भारत कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर दी गई और बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल भी रख दिया गया। अब देखो इन दोनों के बीच में ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी भी जो अगर कोई ब्रिटिश कंपनी का व्यक्ति यहाँ अपराध करता है या भारतीय जो संचालक समिति के सदस्य अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उन अपराधों का निपटारा कौन करेगा, क्योंकि इसमें विशेष रूप से व्याख्या नहीं की गई थी भी इसका निपटारा या तो कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेगा या जो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। इसकी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही ये पिट्स इंडिया एक्ट आया, इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की स्थिति थी उसको मजबूत कर दिया गया तथा इसी मजबूती के साथ जो बंबई तथा मद्रास के गवर्नर थे या वहां की सरकार थी उसको पूर्ण रूप से उसके अधीन कर दिया गया भी अगर गवर्नर जनरल आपको युद्ध या किसी के साथ में संधि करने की या बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको अनुमति देता है तभी आप करेंगे, वरना आप
नहीं कर सकते। तो पूर्ण रूप से यानी जो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल थी या जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था या भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल था उसकी स्थिति को इस एक्ट द्वारा मजबूत किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों 4 नंबर जो लाभ है वो क्या है, कंपनी के प्रदेश यानी जो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तथा लगभग अन्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब जो ब्रिटिश कंपनी के भारत के अंदर 2 प्रदेश हैं, कंपनी के प्रदेश अब अंग्रेजी राज्य के प्रदेश बन गए हैं। यानी इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा अन्य जो भारत के कुछ क्षेत्र हैं उस पर पहले यानी बक्सर और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद में आए तो यहाँ व्यापारिक तौर पर थे यानी व्यापार करने के लिए, लेकिन प्रशासनिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे किसी ने इनको यानी लालच देकर अपने पक्ष में किया तो किसी को युद्ध में पराजित करके, यानी अब प्रशासनिक क्षेत्र भी उनके हाथ में चला गया। तब जो इंग्लैंड की सरकार है उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या बात रखी भी, अब जो कंपनी के क्षेत्र है जहां कंपनी से राजस्व वसूल कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जो क्षेत्र हैं वो किसके हो गए हैं, अंग्रेजी राज्य के प्रदेश बन गए हैं। अब इस एक्ट के अंतर्गत अब उन पर संचालन किसका रहेगा, अंग्रेजी राज्य का संचालन रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों लाभ नंबर 4 ये था। पांचवा क्या है, गुप्त समिति से कंपनी की कार्य प्रणाली को मजबूत किया गया था। यानी हमने जब धाराएं पढ़ी उन धाराओं में ये बात कही गई थी भी ये गुप्त समिति की स्थापना की गई। वो गुप्त समिति भारत के अंदर जो भी यहाँ का जो जिस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालक है वो कैसे उसका संचालन कर रहे हैं, क्या उसके साथ में यानी जो उसके साथ में क्या बेईमानी या लालच के में आकर के किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, इस चीज के लिए गुप्त समिति की यानी एक गुप्त समिति की स्थापना की गई। और वो गुप्त समिति इसकी रिपोर्ट किसको भेजेगी, इंग्लैंड के सम्राट या इंग्लैंड की सरकार को। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो कमियां रही उन कमियों को पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत सुधारा गया। लेकिन उन सुधारा गया जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसके अंतर्गत उसमें सुधार किया गया, लेकिन उन सुधारों के बावजूद भी उनमें कुछ कमियां रही या उनमें कुछ दोष रहे। तो उन दोषों को हम पढ़ते हुए दोष नंबर पहला क्या है या कारण नंबर जो दोष का कारण पहला क्या है, कंपनी के शासन पर 2 संस्थाओं, कंपनी के शासन पर 2 संस्थाओं, एक तो संचालन मंडल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण स्थापित किया जिससे अनेक कठिनाइयां हुई। अब देखो जो यहाँ भारत के ऊपर कंपनी का जो संचालन चल रहा था, अब देखो वो 2 संस्थाएं उसका संचालन कर रही थी। कौन कौन सी, एक तो थी संचालन मंडल यानी जिसका जो कंपनी का संचालन कर रही है कैसे कंपनी को चलाना है। दूसरा उसके ऊपर हमने पीछे पढ़ा नहीं था जो 6 सदस्यों की कमेटी थी, उस कमेटी के अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके अंडर में कर दिया गया था किसको, संचालन मंडल को। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्यों की कमेटी है वो ही उसका निर्धारण करेगी। तो इसके अंतर्गत पहली कमी क्या रखी गई, क्या थी भी, कंपनी का जो शासन है अब 2 संस्थाओं, कौन कौन सी, एक तो संचालन मंडल, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक तो संचालन मंडल तथा दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण स्थापित किया गया तथा जिससे अनेक कठिनाइयां, यानी जो संचालन मंडल यहाँ कंपनी अपना संचालन कर रही थी उस संचालन की जो बागडोर है वो किसके हाथों में दे दी गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दे दी गई थी। अब जो संचालन करने वाले व्यक्ति थे, कह सकते हैं सीधी सी साधारण भाषा की हम बात करें तो जो संचालन करने वाले जो व्यक्ति थे उन संचालन करने वाले व्यक्तियों के ऊपर भी अब एक बोर्ड बना दिया गया, कौन सा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको स्थापित यानी इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कारण इस जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके अंतर्गत भारत में शासन संचालन करने के लिए अनेक कठिनाइयां। नंबर 2 क्या है, एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। अब देखो पिट्स इंडिया जो एक्ट पारित किया गया उसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष है, जो 6 सदस्यों की टीम है, उन 6 सदस्यों की टीम का जो अध्यक्ष है उसको और अधिक मजबूत कर दिया गया भी। क्यों मजबूत किया गया, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हुए उन्होंने जो कमियां रही थी उन कमियों को सुधार करने के लिए। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष है उसको और भी शक्तियां दे दी गई, इस कारण भी कुछ कमियां देखने को सामने आई। जो तीसरी कमी वो क्या है, संचालन मंडल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के परस्पर मतभेद सामान्य नीतियों
के निर्माण में बाधक हुए। अब देखो, जब यहाँ कोई सामान्य नीति का निर्माण किया जा रहा था भारत के अंदर ब्रिटिश कंपनी द्वारा, अब संचालन करने वाले दो, कह सकते हैं भी संचालन करने वाली अब दो शक्तियां आ गई है। कौन कौन सी? एक तो संचालन मंडल जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरी जो नियंत्रण करने वाली शक्ति है जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी जो कंट्रोल करेगी, यानी उसके ऊपर कंट्रोल। अब दो समितियां आ गई है, तो स्वाभाविक सी बात है जो सामान्य नीतियां बनाई जाएगी, उस सामान्य नीतियों का जब निर्माण किया जाएगा तो दो पक्ष जब होंगे, तो एक पक्ष तो ये चाहेगा भी हमारी बात रखी जाए, दूसरा पक्ष ये चाहेगा भी हमारी बात रखी जाए। इस कारण जो नीतियों का निर्धारण है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। इस कारण ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो बोर्ड ऑफ संचालन की जो समिति थी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी जो समितियां थी, ये भी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक हानि लेकर आई। दोष नंबर 4 का अब यानी अब जो शासन है राजनीतिकों के हाथ में दे दिया गया। यानी जब पिट्स इंडिया एक्ट पारित करने से पहले जब इसकी यानी जो बनाने के जो तौर तरीके थे, उसमें जो वहां के प्रधानमंत्री पिट्स ने क्या किया, दो व्यक्ति थे, एक का नाम कौन, जो फ्रांसिस, दूसरा मंडल, उनके हाथों में दे दिया भी आप जैसा एक्ट बनाओगे हम भारत के अंदर वैसा ही पारित कर देंगे। अब इस जो कारण नंबर जो 4 नंबर है उसमें क्या है, अब जो शासन जो यहाँ का शासन संचालन करने का जो कार्य किनके हाथों में दे दिया, राजनीतिकों के हाथों में दे दिया। और अब इन राजनीतिकों के हाथ में आया तो अब जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी क्या बन सकता है, यहाँ का गवर्नर जनरल बन सकता है। लेकिन पहले जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था उसके अंतर्गत ऐसी बातें नहीं की गई थी।